नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे यूपी पीजीटी का है, हरियाणा सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम अब डिटेल वीडियो के साथ साथ अब हम लोग बहुविकल्पी का भी अध्ययन करते चलेंगे। इसे एक साथ साथ हमारे जो है डिटेल के भी वीडियो आते रहेंगे विभिन्न विषयों पर। उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो हम देखते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि नीचे कुछ समाजशास्त्री दिए हुए हैं, एक पुस्तक लिखी हुई है द डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक पूछा है। तो चार विकल्प हमारे पास: एडविन लुई हेरोविट्ज, रैंडल कॉलिंस, रॉबर्ट बेल्लाह, इमैनुअल वेलस्टीन। तो जो है डिकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह पुस्तक जो है एडविन लुई हेरोविट्ज ने लिखा है। एडविन लुई हेरोविट्ज ने द कंपोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सम्मान ऑनर किलिंग जो होती है, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की विशेषता कहलाती है। तो परिस्थिति समूह की विशिष्ट विशेषता कहलाती है जीवन शैली, जीवन अवसर, अंतःक्रिया का पैटर्न, सांस्कृतिक क्षमता। तो सम्मान के लिए तुलनात्मक डिग्री पर आधारित जो परिस्थिति समूह होती है उसको जो है जीवन शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मैक्स वेबर की नौकरशाही। मैक्स वेबर नौकरशाही की बात करते हैं कि विश्लेषण किसका उदाहरण है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो विश्लेषण किया हुआ है वो किस चीज का उदाहरण है, किस प्रकार के समाजशास्त्र का उदाहरण है? बृहद समाजशास्त्र, मेसोसोशियोलॉजी, विशिष्ट समाजशास्त्र या सूक्ष्म समाजशास्त्र। इसको इंग्लिश कहते हैं माइक्रोसोशियोलॉजी, मेसोसोशियोलॉजी, ग्लोबल सोशियोलॉजी और माइक्रोसोशियोलॉजी। तो जो है वेबर के नौकरशाही जो समाजशास्त्र का अध्ययन करता है वो जो है मेसोसोशियोलॉजी, मेसो समाजशास्त्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश, एक आदिवासी समूह है, बड़ा समूह है, किसी कारणवश क्या हो जाता है, दो भागों में, दो अर्धांशों में, भ्रात दलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, बट जाता है, तब इसमें से समूह का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है। कोई बड़ा समूह है, वह जब दो भागों में बढ़ जाता है तो दो अर्धांशों में बढ़ जाता है, जो भ्रात दलों में बढ़ जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देखिए, विकल्प में है अणु, बहुपति प्रथा, एक पति प्रथा या अर्धांश। तो ध्यान रखिए, ये दो भागों में, जब कोई भी बड़ा आदिवासी समूह दो भागों में विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक भाग को अर्धांश के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में लिखते हैं मोइटी, मोइटी के नाम से जाना जाता है और उसे हिंदी में कहते हैं अर्धांश। यहाँ शब्द भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है तो इससे भी समझ में आ जाएगा। दो अर्धांशों में विभाजित है, अर्धांश मतलब दो आधे आधे भागों में विभाजित हो जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अर्धांश, भारतीय दलों में विभाजित। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोइटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज सीमेल के कार्य की रुचि का क्षेत्र नहीं है। यह पूछ रहा है कि जॉर्ज सीमेल किस प्रकार के कार्य का अध्ययन नहीं किए हुए हैं। द्वंद्वात्मक सोच, तो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। द्वंद्वात्मक सोच की बात जो है जॉर्ज सीमेल करते हैं, व्यक्तिगत चेतना की भी बात करते हैं, किशोर अपराध जो है
किशोर अपराध की बात, अपराध के संदर्भ में किशोर अपराध का चर्चा जो है जॉर्ज सिमेल ने नहीं किया है। फैशन की बात भी क्या करते हैं, जॉर्ज सिमेल करते हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बहुत नया प्रश्न है ये, क्योंकि आजकल जो एग्जाम के पैटर्न चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर नए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक जो है A.L. बासन है, ए विकल्प इसमें सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पे 4 पुस्तकें लिखी हुई हैं, उसमें से पूछ रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो हम देखते हैं, देखिए ये 4 पुस्तकों में डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा हुआ है। यह भी हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक भी जो है स्पेंसर ने लिखा हुआ है, और सोशल स्टैटिक्स भी स्पेंसर ने लिखा हुआ है। तो 3 विकल्प हमारे सामने, जो 3 पुस्तकें जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा हुआ है, तो एक विकल्प हमारे पास ए बचता है, ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेशन पुस्तक जो है हर्बर्ट स्पेंसर की नहीं है। अगला है, किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष जो होता है इतिहास का इंजन है, जो समाज को क्रांति की ओर, पुनर्गठन की ओर ढकेलता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसकी मान्यता, किस विद्वान की मान्यता है कि वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है, 2 वर्गों के बीच के संघर्ष जो होता है इतिहास का इंजन, जो समाज को क्रांति की ओर, पुनर्गठन की ओर ढकेलता है। क्रांति और पुनर्गठन की बात करते हैं तो वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्रांति होगी और नया समाज आएगा, ऐसी कल्पना जो है हमारे कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स ने हमेशा 2 वर्गों के बीच में भौतिक संसाधनों के आधार पे 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं प्रत्येक समाज में, और इन वर्गों के बीच में सदैव वर्ग संघर्ष रहता आया है। किंतु कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में जो वर्ग होंगे, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक श्रमिक वर्ग होगा, इन वर्गों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा, क्रांति होगी, और उसके बाद समाज का फिर से पुनर्गठन होगा और एक नया समाज, समाजवादी समाज आएगा, ऐसी कल्पना कार्ल मार्क्स की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्ल मार्क्स ने इसका उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरणों से गुजरा है? स्पेंसर उद्विकासवादी थे, उन्होंने बताया था कि समाज का उद्विकास एक क्रम में हुआ है। तो वह यही पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो आधुनिक समाज है कि किस प्रकार से उद्विकसित होकर के आधुनिक समाज में पहुंचा है, उसका क्रम बताना है। तो पहले क्रम में लिखा हुआ है आदिम समाज, कृषक समाज और आधुनिक समाज। यह जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दिया है, जिसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही है। उन्होंने कहा था आदिम समाज होता है, सबसे पहले आदिम समाज था, उसके बाद थोड़ा बहुत विकास होने के बाद किस अवस्था में पहुँचते हैं, जंगली अवस्था में पहुँचते हैं, उसके बाद हम जंगली अवस्था से औद्योगिक अवस्था में पहुंचते हैं। तो ये 3 प्रकार के उद्विकास, मतलब 3 स्तरों से उद्विकसित होकर के आधुनिक समाज का जन्म हुआ है। आदिम समाज, जंगली समाज और औद्योगिक समाज। इंग्लिश में प्रिमिटिव सोसाइटी, सेविज सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। तो इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत आदिम, जंगली और औद्योगिक से होते हुए आधुनिक समाज तक पहुंचा है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा की उत्पत्ति का आदिम संस्कृति का सिद्धांत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए हुए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? इसमें 4 विकल्प हैं, के.एम. कपाडिया, योगेश अटल, जी.एस. घुरिये और जे.एच. हट्टन।
तो हम आप लोगों को बता दें कि जे.एस. हटन इसके विकल्प में सही है। जे.एस. हटन ने जाति प्रथा के उदय के लिए जो है आदिम संस्कृति का उल्लेख करते हैं। अगला है, सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप ही व्यवहार करने की व्याख्या में किया था। देखिए, सबसे पहले ही इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले संदर्भ समूह का उल्लेख किसने किया। तो संदर्भ समूह का सबसे पहले उल्लेख जो है हर्बर्ट हाइमन ने किया था। हर्बर्ट हाइमन ने किया था, किंतु इन्होंने थोड़ा सा व्याख्या भी दिया हुआ है, तो इस व्याख्या को भी समझ लेते हैं। यह भी व्याख्या हर्बर्ट हाइमन की है। तुम्हारा विकल्प जो होता है हर्बर्ट हाइमन, सी ऑप्शन सही हो जाता है। व्याख्या को समझते हैं। हर्बर्ट हाइमन जो है, इनकी पहली पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस नामक पुस्तक लिखते हैं हर्बर्ट हाइमन। उसी में जो है संदर्भ समूह का उल्लेख करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे किसी बस्ती में अमीर और गरीब वर्ग के दोनों लोगों के परिवार रहते हों, और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो खेल रहे हों, और धनिक वर्ग के बच्चों के लिए बाकायदा ड्रेस पहन करके बस आती है, स्कूल ले जाती है। तो जो गरीब वर्ग के बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, उनके मन में ये धारणा होती है, उत्पन्न होती है कि काश मेरे लिए माता पिता भी इतने पैसे वाले होते, मैं भी कॉलेज जाता, मैं भी ड्रेस पहनता, मेरे घर वाले मुझे भी बस लेने आती। तो इस प्रकार उनके मन में यह संदर्भ समूह का उल्लेख होता है, उदय होता है। तो इस प्रकार से ये जो उल्लेख किए हैं कि निम्न वर्ग के बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार करने की व्याख्या को संदर्भ समूह के रूप में उल्लेख किया है, तो यह हर्बर्ट हाइमन ने पहली बार किया था। अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है। तो मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है एवं पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके दान के रूप में वर को दिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह के 8 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। उसमें सबसे प्रमुख विवाह जो होता है ब्रह्म विवाह को माना गया है। ब्रह्म विवाह में जो है कन्या के माता पिता जो है वर का चुनाव कर कन्या को वस्त्र आभूषण के पहना करके कन्यादान करते हैं मंत्रोच्चार के माध्यम से। तो उसे हम ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं, जो हिंदू धर्म में प्रमुख विवाह के रूप स्वरूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प जो है ए विकल्प सही है। अब अगला देखते हैं हम, यह किसका मत है कि क्या घरेलू काम उत्पादक है, क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिकों की है, जो बढ़ाने में एवं वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष अथवा अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं, क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ दमित भी हैं। यह कोटेशन किसका है? इतनी 4 विकल्प लिखा हुआ है, मधु किश्वर, सुमा चिटनीस, गेल ओमवेट और बिमला रामचंद्रन। तो यह जो है कथन जो है गेल ओमलेट का है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार वेबर के तार्किकता के 4 प्रकारों में से नहीं है? वेबर ने 4 प्रकार की तार्किकता की बात की है, उसमें से इस विकल्प में 3 रखा हुआ है, एक उसमें से नहीं है, तो उसी को बताना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 4 जो तार्किकता की बात करते हैं मैक्स वेबर, वह व्यवहारिक तार्किकता, प्रैक्टिकल रेशनैलिटी की बात करते हैं, औपचारिक बुद्धि संगतता, फॉर्मल रेशनैलिटी की बात करते हैं, वास्तविक बुद्धि संगतता, सब्स्टिट्यूटिव रेशनैलिटी की बात करते हैं, व्यक्तिपरक बुद्धि संगतता की बात जो है इस पे मैक्स वेबर नहीं करते हैं। मैक्स वेबर जो चौथा जो है
बुद्धि संगतता की बात करते हैं जो है वह है सैद्धांतिक जो चौथी बुद्धि संगतता है मैक्स वेबर की, वह व्यक्तिगत बुद्धि संगतता ना होकर के क्या है सैद्धांतिक बुद्धि संगतता, इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरेटिकल रेशनैलिटी की बात जो है मैक्स वेबर करते हैं। तो मैक्स वेबर 4 प्रकार की रेशनैलिटी यानी बुद्धि संगतता की बात करते हैं, व्यवहारिक बुद्धि संगतता, औपचारिक बुद्धि संगतता, वास्तविक बुद्धि संगतता और सैद्धांतिक बुद्धि संगतता। व्यक्तिपरक बुद्धि संगतता की बात जो है मैक्स वेबर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध आजकल बहुत तेजी से हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? तो यह अधिनियम जो है सन 2000 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कम्युनिटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक जो है कम्युनिटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है लेविस कोजर ने लिखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है लेविस कोजर की, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, मेलविन ट्यूमिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था को बनाए रखने के साथ संबद्ध नहीं है? यह मेलविन ट्यूमिन के अनुसार क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण को बनाए रखने में संबद्ध नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए बनाए रखने में संबद्ध नहीं है, तो इसमें जो है परिस्थिति की एकजुटता जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो है सामाजिक स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, ट्रीटिस ऑन द जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ट्रीटिस ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो है विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा लिखी हुई है। विल्फ्रेड पेरेटो ने इस पुस्तक की रचना की है। अगला है, मेरा अगला प्रश्न है, किसने नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन किया है? ध्यान रखिएगा, एक तो यह ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी का अध्ययन किसने किया है इसने पूछा, और दूसरा पूछा है क्या, टोडा जनजाति का अध्ययन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह पूछ सकता है क्वेश्चन में कि नीलगिरी का अध्ययन किसने किया है और किसने टोडा जनजाति का अध्ययन किया है। तो दोनों क्वेश्चन में आंसर आएगा कौन विद्वान है? रिवर्स ने, WHR रिवर्स ने नीलगिरी की टोडा जनजातियों का अध्ययन किया हुआ है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके अनुसार समाज का इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बुद्धि संगतता और मुद्रा अर्थव्यवस्था, मनी इकोनॉमी के सिद्धांतों के प्रभाव का गहरा करने का इतिहास है? यह विद्वान है जो मुद्रा अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के प्रभाव को गहरा करने का इतिहास है कहते हैं, तो यह है जॉर्ज सी मिल। जॉर्ज सी मिल ने द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है। फिलॉसफी ऑफ मनी जो है वो गुजरात का अध्ययन करके ये पुस्तक लिखते हैं जॉर्ज सी मिल, और बताते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रभाव का गहरा प्रभाव इतिहास पे पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 प्रश्न की यह सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।